मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी पहली क्लास 10th की ज्योग्राफी की का पहला चैप्टर है संसाधन और विकास। संसाधन और विकास, आप सभी इसे नोट कर लें कॉपी में, संसाधन और विकास। सबसे पहले हम संसाधन शब्द पर गौर करेंगे, संसाधन शब्द का अर्थ देखेंगे। संसाधन का अर्थ देखने के लिए हम उसके पहले टुकड़े करेंगे। सन, धन, साधन। यहां मैंने संसाधन के दो टुकड़े कर दिए, संधि विच्छेद कर दिया है। साधन, ये शब्द से हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। बोलचाल की भाषा में हम हमेशा कहते हैं कि मेरे पास साधन नहीं है या मेरे पास साधन है ना। हमारा साधन का मतलब केवल परिवहन का साधन नहीं है। साधन से मतलब है हर एक वो वस्तु जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कॉपी किताब, जैसे मोटरसाइकिल, जैसे कोई एक छोटी सी गाड़ी या अन्य कोई वस्तु जिसका हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो अब साधन, ये कॉपी किताब, ये पेन, ये बोर्ड, ये साधन है, ये मात्र साधन है। किंतु जब आप इसका उपयोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं तब वो बन जाता है संसाधन। अर्थात यदि कॉपी किताब का पढ़ने के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं या साइकिल का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, साइकिल हमारी पड़ी हुई है, तो वो संसाधन नहीं होती है। तो यहाँ स्पष्ट हुआ संसाधन, साधन, और जब हम उसका उपयोग करते हैं तो वो बन जाता है संसाधन। अब हम आ रहे हैं विकास शब्द पर। विकास अपने आप में एक बहुत सामान्य शब्द है, अत्यधिक सामान्य शब्द है, क्योंकि हम कई बार किताबों में, बोलचाल की भाषा में विकास शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु विकास शब्द का अर्थ अपने आप में बहुत गहरा है। विकास सामान्यतः नकारात्मक नहीं होता है, विकास सामान्यतः हमेशा सकारात्मक होता है। विकास हम बढ़ने को कहते हैं, पर बढ़ने का मतलब वृद्धि नहीं है। वृद्धि और विकास में अंतर है। वृद्धि नकारात्मक भी हो सकती है, वृद्धि सकारात्मक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने कहा, इस बार क्लास में फेल होने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई, तो ये वृद्धि क्या हुई? ये वृद्धि हुई नकारात्मक, ये वृद्धि हुई नकारात्मक। पर मैं ये नहीं कह सकती कि क्लास में फेल होने वाले बच्चों का विकास हुआ। तो ऐसी स्थिति में विकास और वृद्धि में अंतर आ जाता है। विकास ज्यादातर होता है सकारात्मक, मगर जब हम वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं तो वृद्धि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही हो सकती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने संसाधन का अर्थ देख लिया और आशा है आप लोगों ने उसे नोट किया होगा। अब हम देखते हैं संसाधन की परिभाषा। संसाधन को परिभाषित करेंगे तो उसे ध्यान से आप उसे सुनिए। संसाधन की परिभाषा, संसाधन अर्थात वह वस्तु, वह साधन जिसका हम आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। पहला पॉइंट, आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग जिसका करते हैं वो है संसाधन। पर केवल इतना ही नहीं है उसकी परिभाषा, उसके बाद दूसरा है कि उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध होनी चाहिए। अर्थात कोई तकनीक, कोई टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से हम संसाधन का उपयोग कर सकें। अब कोई टेक्नोलॉजी, कोई तकनीक जिसके माध्यम से हम संसाधनों का उपयोग कर सके, तो इसका मतलब है कि संसाधन में क्या शामिल होता है। हमने क्लास 9th में पढ़ा था, संसाधन दो तरह के होते हैं। संसाधन दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति ने हमें जो कुछ भी साधन, जो कुछ भी पदार्थ हमें दिए हैं वो सब के सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। किंतु मनुष्य का अपना गुण, मनुष्य की अपनी संख्या, वो मानवीय संसाधन है। तो यहाँ स्पष्ट हुआ संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, पेड़ पौधे, जंगल, खनिज, भूमि, ढाल, जल, सूर्य ऊष्मा, ये सब प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो संसाधन यहाँ स्पष्ट है। फिर हम आ जाए अपनी परिभाषा पर। तो दूसरा पॉइंट हम ये देख रहे थे कि संसाधन के उपयोग के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध होना
चाहिए। अब उसके बाद तीसरा उसका पॉइंट है परिभाषा का कि जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो। आर्थिक रूप से संभाव्य से तात्पर्य जिसके उपयोग करने के लिए हमारे पास पूंजी मौजूद हो या पर्याप्त मात्रा में पूंजी हो, धन हो, जिसके माध्यम से हम उस संसाधन का उपयोग कर सके। तो ये क्या हुआ? आर्थिक रूप से संभाव्य वाक्य का अर्थ। अब उसके अलावा चौथा वाक्य आपकी किताब में दिया हुआ है जो सांस्कृतिक रूप से भी मान्य हो। सांस्कृतिक रूप से मान्य से मतलब ये है कि समाज के लोगों के द्वारा उसे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उस क्रिया को, उस कार्य को समाज के लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी गतिविधि ऐसी होती है जिसको समाज मान्यता नहीं देता है, ठीक है, पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको समाज मान्यता देता है। तो अब हम फिर से इसे देख लेते हैं। संसाधन अर्थात वह साधन, वह वस्तु जिसका हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, जिसके उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी मौजूद है। तीसरा, आर्थिक रूप से संभाव्य अर्थात जिसके उपयोग के लिए हमारे पास पर्याप्त पूंजी है। और चौथा, जो सांस्कृतिक रूप से मान्य भी है। अब मैं इसे एक ट्रायंगल के माध्यम से आपको बता रही हूं। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा। ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के केंद्र में है मनुष्य, मानव, बिल्कुल टॉप पर है प्रकृति, यहां है आपका प्रौद्योगिकी और यहां है संस्थाएं या संस्था, ठीक है। अब मानव क्या करता है? मानव प्रकृति का उपयोग करता है प्रौद्योगिकी के माध्यम से और एक संस्था का निर्माण करता है। स्पष्ट हुआ? मनुष्य, हम सब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। मेरे हाथ में ये डस्टर है, ये पेन है, या ये टेबल है, या ये बोर्ड है, ये खनिज संसाधनों से बना हुआ है। कैसे बना? हमने तकनीकी साधन का प्रयोग किया, तकनीकी का उपयोग किया, जिसके माध्यम से वो वस्तु उपयोग के लायक हुई, उपयोग करने योग्य हुई। उसके पश्चात हमने एक संस्था का निर्माण किया। कैसे संस्था का निर्माण हुआ? ये एक स्कूल बिल्डिंग, एक पुल, एक बांध, एक कारखाना, एक कोई महल, कोई संग्रहालय, ये संस्था के रूप में जानी जाती है। अर्थात हमने एक संस्था को जन्म दिया। कैसे दिया? प्रकृति का प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसको विकसित करके संस्था को जन्म दिया। कृषि संस्था, औद्योगिक संस्था, ये स्पष्ट हुआ? कृषि संस्था, हमने कृषि संस्था को जन्म दिया। हमने मिट्टी का, पानी का, जमीन का उपयोग किया और खेती की। प्रौद्योगिकी, इसमें अपना बुद्धि लगाई, साधन लगाए, हथियार अपने औजार लगाए और उसके बाद संस्थाओं को जन्म दिया। कृषि संस्था, ये स्पष्ट हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि क्या प्राकृतिक पदार्थ हमको, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, क्या पूरी तरह से मुफ्त हमको उपलब्ध है या प्राकृतिक उपहार मुफ्त में हमें मिल रहा है? प्रकृति हमें मुफ्त में उपहार दे रही है, क्या ऐसा है? वैसे देखने से तो ऐसा लगता है कि ये खनिज संसाधन, ये पेड़ पौधे, ये जल, ये सब मुफ्त में प्रकृति ने हमें दिया है। हाँ, वास्तव में तो ऐसा ही है, किंतु जब हम उसका उपयोग करने जाते हैं तब हमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, तकनीकी साधनों के बिना बुद्धि के, बिना कौशल के हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अर्थात संसाधन मुफ्त के प्राकृतिक उपहार नहीं हैं। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों के वर्गीकरण पर हम आ रहे हैं। संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो कई तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति के आधार पर हम इसे दो भागों में बांटते हैं। एक तो है आपका जैव और दूसरा है आपका अजैव। जैव संसाधन स्वाभाविक है, जैव संसाधन अर्थात जिसमें जीवन है। ये हम क्लास 2 या 3 में हम पढ़ चुके हैं, बायोटिक और अबायोटिक के विषय में। तो
जैव संसाधन पेड़ पौधे, घास, प्राणी, जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब अजैव संसाधन जिसमें जीवन नहीं है, जैसे जमीन, जैसे जल, जैसे सूर्य की ऊष्मा, खनिज, इसमें जीवन अपने आप में जीवन नहीं है, वो उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो कुछ नया उत्पादन नहीं कर सकता, किंतु जैव संसाधन जो नया उत्पादन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर, इसको बहुत ध्यान से, बहुत सरल होते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे पॉइंट पर हम आ रहे हैं, उसका है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर हमने इसे दो भागों में बांटा है, पहला नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। इन दोनों से आप पूर्व परिचित हैं, इन दोनों से आप पूर्व परिचित हैं। नवीकरणीय, रिन्यूएबल, जिसको हम नया कर सकते हैं, जिसको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय, जैसे कि जल, जैसे कि पेड़ पौधे। किंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, या अगर पुनः प्राप्त करना होता है तो उसमें लंबा समय लगता है, उसमें हमें लंबा समय लगता है, जैसे कि कोई खनिज है ना। उदाहरण के लिए खनिज पदार्थ पुनर्चक्रीय होते हैं, पुनर्चक्रण उसका किया जा सकता है, पर वो नवीकरणीय नहीं हो पाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, वो नवीकरणीय नहीं होते हैं। उसको यदि हम प्राप्त करना चाहें तो लंबा समय लगता है उसको प्राप्त करने में, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, तब जाकर एक खनिज विकसित होता है। किंतु जल सामान्य रूप से हम आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं आज अभी तक की स्थिति में। दूसरा पेड़ पौधे, ये भी हम प्राप्त कर पा रहे हैं, पर इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। एक पौधे को वृक्ष में बदलने में कुछ वर्ष अवश्य लग जाते हैं, पर वही एक धातु को प्राप्त करने में, एक खनिज पदार्थ को प्राप्त करने में हमें लंबा समय लग जाता है। तो कुछ ऐसे अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनका हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की धातुएं, जैसे कि लोहा, जैसे कि तांबा। किंतु कुछ ऐसे खनिज पदार्थ होते हैं जिसका हम पुनर्चक्रण नहीं कर पाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। तो ये हुआ आपका दूसरा वर्गीकरण। अब हम तीसरे वर्गीकरण पर आ रहे हैं। तीसरा वर्गीकरण है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो वर्गीकरण है ये भी बहुत आसान है, पर जितने भी पॉइंट आप लिखेंगे या पढ़ेंगे उसके साथ उदाहरण होना आवश्यक चाहिए, क्योंकि बिना उदाहरण के एग्जाम में आपको फुल मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, आप ये ध्यान रखिए। तो स्वामित्व के आधार पर सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। ये पेन मेरा व्यक्तिगत संसाधन है, ये डस्टर मेरा व्यक्तिगत संसाधन है क्योंकि ये मेरा अपना है, क्योंकि मैंने इसको खरीदा है। ये बुक मेरा व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है, जो चीज हमारी अपनी होती है, जिसको हमने स्वयं खरीदा है, वो हमारे व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आती है। दूसरा हमारा है सामूहिक या सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन अर्थात वह संसाधन जिस पर हमारा अकेले का, मेरे अकेले का अधिकार ना होकर वरन पूरे समाज का अधिकार है, जैसे कोई मंदिर, जैसे कोई पार्क, जैसे कोई सिनेमा हॉल, जैसे सड़क, जैसे पुल, या कोई ऐसा स्थान जिसको हम साझा कर सकते हैं, वो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। अब तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। जब हम राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं तो हमारे देश की सीमा के भीतर जितने भी प्राकृतिक पदार्थ मौजूद है, जितने भी लोग मौजूद हैं, वो सब का सब हमारा राष्ट्रीय संसाधन होता है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो खनिज पदार्थ हो, चाहे वहां रहने वाले लोग, वो भी हमारे संसाधन में आते हैं, राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज, जमीन के नीचे का पानी, जमीन के ऊपर का पानी, ये सब इस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। और सरकार यदि चाहे राष्ट्र के हित में तो उसका अधिग्रहण कर सकती है। उसी तरह हमारी समुद्री सीमा से, हमारा जो समुद्री सीमा है
दक्षिण भारत में जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है भारत, हमारी समुद्री सीमा से लगभग 12 समुद्री मील तक भारत का राष्ट्रीय अधिकार है। 12 समुद्री मील अर्थात 22.2 किलोमीटर तक हमारा अपना अधिकार है और उसके आगे का हिस्से में हमारा अधिकार नहीं है। तो ये हुआ आपका राष्ट्रीय संसाधन। अब इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं अर्थात वो संसाधन जिसपे सारे राष्ट्र का अधिकार है, तो उसकी भी एक सीमा निश्चित है। उसकी एक सीमा निश्चित है कि 200 समुद्री मील के आगे का जो क्षेत्र है, 200 समुद्री मील के आगे का जितना भी क्षेत्र है वो किसी भी राष्ट्र के अधीन नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में गिना जाता है। विशेषकर विभिन्न बड़े बड़े महासागर का हिस्सा जो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का में गिना जाता है, जिसका उपयोग सभी राष्ट्र कर सकते हैं। परंतु यदि हमारे राष्ट्र की सीमा के ऊपर से यदि किसी जहाज, किसी अन्य देश के जहाज को या फाइटर प्लेन को उड़ना है तो उसे भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। यदि 12 समुद्री मील की सीमा, समुद्र तट से 12 समुद्री मील की सीमा के अंदर यदि किसी दूसरे देश का जहाज, पानी का जहाज आ जाता है तो नेवी को यह अधिकार है या सीमा सुरक्षा करने वाली जो तटरक्षक सेना है उसको अधिकार है कि उसका अधिग्रहण कर ले, उस पर कब्जा कर ले, उसको गिरफ्तार कर ले, क्योंकि वो हमारी सीमा पर गलत तरीके से बिना अनुमति के प्रवेश करती है। अर्थात हमारी सीमा में राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत हमारी सीमा में कोई भी देश बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के लिए किसी देश के अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर कौन नियंत्रण करता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर नियंत्रण करता है यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। पहले संघ शब्द का प्रयोग किया जाता था, पर अब ये संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र, जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों पर नियंत्रण करता है, उसकी देखभाल करता है और राष्ट्रों के बीच में जब कभी विवाद होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को लेकर तो निपटाने का कार्य भी ये यूएन करता है। अब चौथा वर्गीकरण है हमारा विकास के आधार पर। विकास के आधार पर, अब जब हम विकास के आधार पर बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला है संभावी संसाधन। अब ये संभावी संसाधन क्या है? ये संभावी संसाधन अर्थात वह संसाधन जो हमारे देश में मौजूद है, जिसका भविष्य में उपयोग करने की संभावना है पर अभी हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे संसाधन संभावी संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। जैसे गुजरात में सूर्य की ऊर्जा, जैसे ज्वारीय ऊर्जा गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में, ये संभावी संसाधन है। जैसे केरल में मोनोजाइट बालू बड़े पैमाने पर उपलब्ध है, किंतु हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। मोनोजाइट बालू का उपयोग थोरियम बनाने के लिए किया जाता है, जो परमाणु ऊर्जा निर्माण में सहायक खनिज होता है, तो उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, मगर संभावना है कि हम भविष्य में उसका उपयोग करेंगे। तो उसी तरह हम क्या कह सकते हैं इसे? संभावी संसाधन, अर्थात भविष्य में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, संभावी संसाधन। दूसरा हम आ रहे हैं विकसित संसाधन। जब विकसित शब्द का उपयोग कर लिया गया तो विकसित शब्द से तात्पर्य है, विकसित शब्द से तात्पर्य हमने उसका विकास किया, अर्थात हमने पता लगाया कि केरल में मोनोजाइट बालू कितनी मात्रा में मौजूद है, किस गुणवत्ता का मौजूद है, और उसका सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के उपरांत हमने निर्धारित किया कि उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, अर्थात उसके लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, उसके लिए पूंजी भी मौजूद है, तब हम उसको विकसित करते हैं। तो ऐसे संसाधन जिसका हम उपयोग कर रहे हैं प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा, कौशल के उपयोग के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार का पता चला है, पर अभी हम उसका उपयोग नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास इतनी पूंजी ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो संभावी संसाधन बन के रह गया। किंतु हम आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र में हम खनिज तेल निकाल रहे हैं, तो वो विकसित संसाधन है। हम अपने लौह अयस्कों को निकाल रहे हैं, लौह इस्पात कारखाने में उसका उपयोग कर रहे हैं, वो विकसित संसाधन है। तीसरा हम आ रहे हैं भंडार। भंडार
भंडार से तात्पर्य, भंडार शब्द से स्पष्ट है कि भंडार है, यानी कि वो हमारे देश में मौजूद है। और यदि हमारे पास प्रौद्योगिकी और पूंजी होगी तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी और पूंजी होगी तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसके बिना उपयोग संभव नहीं है। भविष्य में कभी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम भंडार कहते हैं। भंडार के रूप में मौजूद है, कभी हम करेंगे उपयोग। और भंडार से ही मिलता जुलता है, भंडार का ही एक रूप है संचित कोष। संचित कोष अर्थात संचित रूप में मौजूद है, और जब कभी प्रौद्योगिकी मौजूद होगी, प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी, पूंजी उपलब्ध होगी, तब हम उसका उपयोग करेंगे। तो वो भी हमारे भंडार या संचित रूप में संसाधन मौजूद है। तो ये है आपका विकास के आधार पर। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा उसे फिर से हम एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा संसाधन शब्द का अर्थ, विकास शब्द का अर्थ, संसाधन शब्द की परिभाषा, ट्रायंगल के माध्यम से किस तरह व्यक्ति संसाधन को विकसित करता है, कैसे संस्थाओं या संरचना का जन्म होता है, वो देखा हमने। फिर हमने देखा कि संसाधन हमारे लिए प्राकृतिक उपहार मुफ्त में प्रकृति ने नहीं दिए हैं। ये हमने देखा कि मुफ्त में उपलब्ध होने वाले उपहार नहीं हैं। ये इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, तब हमें वो मिलता है। फिर उसके बाद हमने देखा संसाधनों का वर्गीकरण। उसमें हमने सबसे पहले देखा उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन। जब भी हम पढ़े उदाहरण जरूर इसके याद करिए आप। फिर दूसरा हमने देखा समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन। फिर तीसरा हमने देखा स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और फिर उसके बाद चौथा हमने देखा विकास के आधार पर। विकास के आधार पर जब संसाधन जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो संभावी और विकसित संसाधन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में हमने इतना देखा। आशा है आप लोगों ने नोट किया होगा। इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। किसी भी तरह की कोई भी समस्या अगर इसमें समझने में, एक भी वाक्य को समझने में आती है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं कि मैडम ये लाइन समझ में नहीं आई, या इसका क्या मतलब है, या इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।